हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 8 सितंबर 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा इंडिया के पहले एलएनजी फ्यूल ट्रक के बारे में, दूसरा नोखाई जोहार फेस्टिवल के बारे में, तीसरा मार्तंड टेम्पल, चौथा तस्मानिया टाइगर, पांचवा मोहनजोदारो जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में हम जानेंगे। और छठा आर्टिकल होगा हमारा इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन के बारे में। ऐसी वैक्सीन इजाद कर ली गई जो कि नाक में डालने से ही आपका काम हो जाएगा। कोविड की वैक्सीन अभी तक इंजेक्शन से इंजेक्ट की जाती थी बॉडी के अंदर, मगर आप नाक से डालने में नसल वैक्सीन यू आपकी इजाद कर ली गई। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ जो कि है इंडिया का पहला एलएनजी फ्यूल्ड ट्रक के बारे में। ठीक है, एक स्टार्टअप है जिसने, क्योंकि एलएनजी को एज ए फ्यूल यूज किया है। ठीक है, आपका जिसका नाम आप ग्रीन ट्रक कह सकते हो, यानी कि एलएनजी फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक है जो कि पुणे के चक्न में वहां पे ऐसा बनाया गया है, मतलब उसको चलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूल कौन सा यूज किया जा रहा है? एलएनजी यूज की जा रहा है। एलएनजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस है। ठीक है, हैवी ड्यूटी ट्रक जो होते हैं जो भारी भारी सामान को इधर से उधर ले जाते हैं। ठीक है, वो ट्रक हो गए। ठीक है, और भी कई ऐसे ट्रक जो कि आपके जो खोदने का काम करते हैं, जो कि आपकी ये मशीनें होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है जो खुदाई का काम करती है। ठीक है, हाइड्रा जैसी होगी। ठीक, वो इस तरह के ट्रक या बहुत भारी सामान ले जाने वाले ट्रक जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका एलएनजी एज ए फ्यूल यूज किया जा रहा है। तो अब तक क्या होता था कि आपकी गैसोलीन को यूज करते थे, गैसोलीन पावर्ड व्हीकल होते थे। गैसोलीन मतलब पेट्रोल, पेट्रोल से ही हम चलाते थे इनको, मगर अभी क्या है, एलएनजी से हम इसको चला रहे हैं। तो पहला ऐसा एलएनजी फ्यूल ग्रीन ट्रक बनाया है। ठीक है, जो एलएनजी से चलेगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलेगा। ठीक है, एज ए फ्यूल यूज किया जाएगा। वो कहाँ पे बना है? आपका चक्कन में। चक्कन कहाँ पे? पुणे की एक जगह है। पुणे जो आपका ये महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है चक्कन, तो वहां पे ये इजाद किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब जो आपके ट्रक होता है ये आपके आईसी इंजन होते हैं। आईसी इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। यहाँ पे स्पार्क क्रिएट किया जाता है, उसमें एज ए आपकी गैस की फॉर्म में आपका एयर प्लस जो आपका ऑक्सीजन का ये एयर, एयर प्लस और आपका इसकी वेपर की फॉर्म में आपका क्या रहेगा? आपका एलएनजी रहेगी। एलएनजी वेपर की फॉर्म में प्लस एयर, तो उसमें इग्नाइट किया जाता है, स्पार्किंग की जाती है। स्पार्किंग से इसमें आग लग जाती है तो इग्निशन होता है। एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होगी आपकी। तो यहाँ पे आपका ये कहना होगा जो इग्निशन होता है चैम्बर में, उसमें आपका नोजल के थ्रू आपकी ऑक्सीजन आएगी प्लस यहाँ पे एलएनजी आपकी वेपर की फॉर्म में आएगी, तो उसका इग्निशन किया जाएगा। इग्निशन से क्या होगा? वहां पे आपका प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने से जब हाई प्रेशर होगा तो वो पिस्टन को टू एंड फ्रो, यानी कि उसका पिस्टन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबसन। इंटरनल कंबसन के चैम्बर के अंदर इंटरनल अंदर इग्निशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पिस्टन लगा होता है। ठीक, ये ठीक, तो अब यहाँ पे आपका इग्निशन हो रहा है तो गैस क्रिएट हुई। गैस के प्रेशर की वजह से पिस्टन आगे पीछे यानी कि टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देता है। उस वो कनेक्ट होता है आपका पिस्टन किससे कनेक्ट होता है? एक्सल से, जिससे कि आपका ट्रक मूव करता है। पहिए जो उसके व्हील होते हैं मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो एनजी है यानी कि नेचुरल गैस है, उसको सुपर कूल्ड किया जाता है। सुपर कूल्ड का मतलब देखो, अगर एक ग्राफ आप देखो यहाँ पे, समझो टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ इस तरह से, यहाँ पे आपको ग्राफ में दिखा रहा हूँ किसी एक प्योर सब्सटेंस का जैसे कि वाटर का। अगर ये ग्राफ ऐसे देखो तो ये वाला पोर्शन ही आपका होता है सब कूल्ड पोर्शन, यानी कि सब कूल्ड लिक्विड बोल दो। ये आपका वेपर लिक्विड वाला पोर्शन होगा इसके और इसके बीच में। और ये आपका होगा सुपर हीटेड वेपर कहलाएगी। यहाँ पे वेपर होगी, यहाँ पे वेपर लिक्विड मिक्सचर होगा और यहाँ पे केवल लिक्विड लिक्विड होगा। अगर आप टेम्परेचर डाउन करते हो तो ये क्या हो जाएगा? सब कूल्ड में आ जाता है। अगर आप बीच वाले पोर्शन की बात करोगे तो ये आपका आ जाएगा आपका किसमें? वेपर लिक्विड मिक्सचर में। यहाँ पे वेपर भी रहेगी और लिक्विड भी रहेगा। अगर इस पॉइंट से ऊपर चले जाते हो तो ये आपका आ जाएगा सुपर हीटेड वेपर में। ठीक है, तो इसी तरह से जब आपका कोई एक टेम्परेचर जिसके नीचे आपका टेम्परेचर, आप मान लीजिए एनजी है, एनजी का एक आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। अगर उस टेम्परेचर से आप नीचे टेम्परेचर डाउन करोगे तो वो आपका क्या होगा? सब कूल टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो यानी कि उससे वो लिक्विड फॉर्म में रहेगी। अब क्रायोजेनिकली, क्रायोजेनिक में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर नेगेटिव में लेके जाना पड़ता है। एक तो होता है जीरो टेम्परेचर और बिलो जीरो आपका क्या है? टेम्परेचर लेके जाना पड़ता है। किसी भी गैस को आपको लिक्विफाई फॉर्म में रखना है तो क्रायोजेनिकली उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन करना होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है काफी टफ टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो बस आप ये समझ लिए
ये क्रायोजेनिक का मतलब है कि बिलो जीरो आपके जो टेम्परेचर होगा क्रायोजेनिक टेम्परेचर हो जाएंगे, उन्हें क्रायोजेनिकली आपका टेम्परेचर डाउन करना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना टेम्परेचर की बात हो रही है, -162 टेम्परेचर की बात हो रही है। -162 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो आपका ये लेके जाना पड़ेगा, इस टेम्परेचर पर आपको लिक्विड फॉर्म में उसे एनजी को स्टोर कर लोगे। तो एनजी जब आपके लिक्विड फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, देखिए जो गैस होती है, मान लीजिए 1 kg आपकी गैस है, तो उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। अगर 1 kg गैस को आप लिक्विफाई कर दोगे यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे, उसके लिए कम स्पेस चाहिएगा। तो आपको स्टोर करना भी तो होता है ना फ्यूल को। तो आपने देखा होगा जो आपके ट्रक होते हैं, बसेज होती है, उसमें एक टैंक लगा रहता है नीचे की तरफ, तो उसमें आपका लिक्विड फॉर्म में वो क्या है, आपका फ्यूल रहता है। तो वहां से आपका फ्यूल वो आपके इंजन में जाता रहता है। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक पीबीओ, पीबीओ है ना, प्रेशर बिल्ड यूनिट होती है, यानी कि आप प्रेशर को बिल्डअप करके रखती है। देखो यहाँ से लिक्विड आएगा, लिक्विड फॉर्म में फ्यूल आएगा, इसको आपका हीट अप कर देंगे, हीट अप से थोड़ा सा वेपराइज हो जाएगा, यहाँ पे वेपर जाएगी, वेपर का प्रेशर हाई रहेगा। तो इस चैम्बर के अंदर आपका प्रेशर को मेंटेन करना है हमें। तो ये इसलिए बोला गया है प्रेशर बिल्ड यूनिट, यानी कि प्रेशर को बिल्डअप करके रखती है। दूसरा यहाँ पे जो आपका लिक्विड रहेगा, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आएगी, इसको वेपर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट किया गया, उस वेपर का और टेम्परेचर बढ़ा गया। तो इस वेपर का जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा वेपर फॉर्म में, ये आपके इंजन में जाएगी, जो इंजन का आपका कंबसन चैम्बर है, जिसको हम इंटरनल कंबसन चैम्बर बोल रहे हैं। तो उसमें आपकी ऑक्सीजन आएगी नोजल के थ्रू, एक साइड से आपकी वेपर आएगी एनजी की, तो एनजी वेपर आ गई, तो यहाँ पे कंबसन होगा यानी कि जलेगी। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जलने से आपके हीट क्रिएट होगी, इस हीट की वजह, प्रेशर की वजह से आपका पिस्टन मूव करेगा। तो ये सब इसमें बोला गया है। तो अगर लिक्विड स्टेट की बात करें, जो लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम रहता है वो एनजी से लगभग 600 गुना आपका कम रहता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी मान लीजिए 1 kg एनजी है, वो 600 गुना वॉल्यूम आपको ज्यादा चाहिएगा, और इसका इतने वॉल्यूम में ही काम चल जाएगा, यानी बहुत कम वॉल्यूम में आपका घेरेगा अगर लिक्विड फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देते। तो इसका बेनिफिट ये होगा। ठीक है, ये बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब नुआखाई जोहर फेस्टिवल के बारे में, नुआखाई जोहर फेस्टिवल देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या है कि सबको शुभकामनाएं दी है किसानों को, जो कि आपके इस वो फेस्टिवल को मनाते हैं। कौन से फेस्टिवल, ये कहाँ पे मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा का, हालांकि ये छत्तीसगढ़ का भी कुछ पोर्शन है आपका, जो छत्तीसगढ़ का आपका साउथ का जो पोर्शन है और उड़ीसा का वेस्ट का पोर्शन मिल्क है, इसमें ये ज्यादा प्रचलन में है। ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अगस्त 2020, ये सॉरी यहाँ पे 20 लिखा, 22 की बात करूँ, यहाँ पे 2022 में बनाया गया। तो नुआखाई जोहार फेस्टिवल ये मनाया गया। ठीक है, अब ये फेस्टिवल मनाया गया, ठीक, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो जब एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये फेस्टिवल है, ठीक है, इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं, नुआखाई पर्व। ठीक है, पर्व, क्योंकि जो आपके जैसे पर्व, पर्व का आपका जो आपका उड़ीसा की फॉर्म है बोलने की, जो वहाँ की लोकल डायलेक्ट है लैंग्वेज, पर्व बोला जाता है उसको, पर्व को। तो नुआखाई पर्व, यहाँ पे नुआखाई दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो नुआ, एक खाई। नुआ का मतलब होता है न्यू, और खाई का मतलब होता है ईट, खाना, यानी कि जो आपकी नई फसल होती है उसको हम खाते हैं। तो जो पहली फसल काट के आपकी एक देवी को चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नई फसल का, नई फसल के सीजन का वेलकम किया जाता है। इसका जो नया नाम है आपका नुआखाई पर्व भी बोला जाता है, नुआखाई भेंट घाट भी बोला जाता है। ठीक है, इसके नाम हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यही सब इसमें बताया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो फेस्टिवल है आपका वेस्टर्न उड़ीसा में और सदर्न छत्तीसगढ़ में, जो एडजॉइनिंग एरियाज है छत्तीसगढ़ के, झारखंड का जो सिमडेगा आपका एरिया है, उनमें सेलिब्रेट किया जाता है। इसका काउंटर पार्ट जो उड़ीसा का कोस्टल एरिया है, वहाँ पे नबन्ना बोला जाता है, इसका नबन्ना की फॉर्म में इसको मनाया जाता है। अभी कब मनाया जाता है, जो पंचमी तिथि होती है, यानी कि 5th डे होता है लूनर फोर्टनाइट का, जो आपकी चंद्रमा का आपका फोर्टनाइट 14 दिनों का होता है ना, तो उसका जो 5वां दिन होता है उसको उसमें ही मनाया जाता है भाद्रपद, जो आपका हिंदी कैलेंडर होता है, हिंदी कैलेंडर का जो मंथ होता है ना भाद्रपद, भाद्रपद कौन से मंथ में आता है आपका, अगस्त सितंबर का जो मंथ होता है उसे भाद्रपद बोलते हैं। जैसे कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, उसके बाद आता है भाद्रपद। तो ये आपके हिंदी मंथ, हिंदी कैलेंडर जो होता है उसके मंथ होते हैं। तो ये मंथ कौन सा आता है आपका, अगस्त सितंबर के मंथ को भाद्रपद मंथ बोला जाता है। उसमें जो 14 दिन का आपका जो चंद्रमा का जो कैलेंडर लूनर फोर्टनाइट होता है, 14 दिन की जो रात होती है, वो बोल दीजिए 5वें दिन को पंचमी बोलते हैं, पंचमी तिथि बोलते हैं, उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। यही है क्या, ये जो आपकी गणेश चतुर्थी, अभी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन हुआ है मुंबई में, गणेश चतुर्थी आई थी, उसके अगले दिन, यानी कि उसके
उसके अगले दिन द डे आफ्टर द गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, ये आपका पंचमी आती है। चतुर्थी के बाद जो पंचमी आती है उस दिन ये आपका नुआखाई ज्वार फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल की एक्टिविटी क्या होती है? इस फेस्टिवल की एक्टिविटीज में ये होता है कि आपकी एक देवी होती है गॉडेस समलेश्वरी, जो देवी होती है आपकी, उसको मदर गॉडेस बोलते हैं। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में इसका सेलिब्रेशन ज्यादा होता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका पहला जो आपका वो होगा जो धान होता है या जो भी आपका प्रोड्यूस होगा जो आप काटते हो, पहली फसल का जो काटने के बाद जो पहला प्रोड्यूस होगा वो मदर गॉडेस के चरणों में चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद आपका डांस वांस होता है, जैसे आप संबलपुरी डांस देखने को मिलता है, जैसे रसरकेली डांस, डलखाई डांस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे संबलपुर में। ठीक है, अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा जान लेते हैं। इसको एडॉप्ट किया गया था जो ट्राइबल कम्युनिटी है वेस्टर्न उड़ीसा की, उसने ही इसको एडॉप्ट किया हो, क्योंकि उनके हजार सालों से इस चीज को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। उसका ही एक तरह से ये चीज देखने को मिलती है ट्राइबल कम्युनिटी में और हिंदू रिचुअल्स में, जो कि ये देखने को मिलता है। ठीक है, नुआखाई फेस्टिवल आपका इसका ओरिजिनल वैदिक पीरियड से देखने को मिलता है। जो पंच यज्ञ होते थे, पांच यज्ञ होते थे, पांच यज्ञ किए जाते थे, तब उस टाइम पे फेस्टिवल क्या है सेलिब्रेट किया जाता था। आपका इसका प्रलंबन जो यज्ञ होता है, प्रलंबन होता है, उसमें वैदिक पीरियड की बात हो रही है, उसमें भी ये देखने को मिलता है। यानी कि प्रलंबन में क्या होता है कि नई क्रॉप को काटते हैं और उसको ऑफर करते हैं मदर गॉडेस को, उसके चढ़ावे की फॉर्म में चढ़ाया जाता है, तो उसी को प्रलंबन यज्ञ बोला जाता है, यज्ञ बोला जाता है। ठीक है, ओरल ट्रेडिशन से ये आपका क्या है ट्रांसफर होता आ रहा है, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। ओरल ट्रेडिशन मतलब समझा के जो मुंह से बताया जाता है। ठीक है, उस तरह से ये ओरल ट्रेडिशन होता है, जो कब आपको देखने को मिलता है 12वीं शताब्दी में, यानी 1100 कुछ ईस्वी में ये देखने को मिलता है। उस डेट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको चौहान राजा जो रामाई देव थे उनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था पहली बार, कहाँ पे? बोलानगीर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उड़ीसा का बोलानगीर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा मार्तंड टेम्पल के बारे में क्यों न्यूज में है। देखिए, अभी आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अगर किसी प्रोटेक्टेड साइट में, ठीक है, अगर प्रेयर्स पहले से होती आ रही है, ठीक है, तो उसे ही आपका फंक्शनिंग टेम्पल कहा जाएगा, या उसमें ही पूजा करना आपका लाजमी है। लाजमी मतलब उसमें ही पूजा अलाउ होगी, यानी कि उसको फंक्शनिंग टेम्पल किया जाएगा। ठीक है, कहा जाएगा। अगर वो प्रोटेक्टेड साइट है और प्रोटेक्टेड साइट घोषित होने से पहले उसमें पूजा होती आ रही है और उसके बाद वो प्रोटेक्टेड हुआ है, यानी कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, उसको रिकॉग्नाइज किया है, तो तभी उसमें आगे क्या है कि आपकी वर्शिप अलाउड है, यानी कि उसको फंक्शनिंग यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप बोला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें कोई भी आपकी उसे नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट बोला जाएगा, यानी कि डेड मॉन्यूमेंट बोल दिया जाए या डेड टेम्पल बोल दिया जाए, तो उसमें कोई भी रिचुअल रिलीजियस रिचुअल कंडक्ट करना अलाउ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, नो रिलीजियस रिचुअल कैन बी कंडक्टेड एट नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट वेयर देयर हैज been no continuity of worship when it became an ASI protected site। यानी कोई भी मंदिर जब एशियाई प्रोटेक्टेड साइट बना, अगर उसमें उस टाइम पे कोई भी रिलीजियस कंडक्टिविटी रिलीजियस एक्टिविटी कंडक्ट नहीं की जा रही थी, तो तब उसमें कोई भी आपकी वो नहीं होगी, एक्टिविटी नहीं होगी। अगर उसमें कोई एक्टिविटी की जाती है तो वो आपका एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट बोलेंगे या डेड मॉन्यूमेंट बोला जा सकता है। ये इस तरह से न्यूज में ऐसा कहा है। तो अब ये इसके किसके मार्तंड टेम्पल के उपलक्ष्य में न्यूज में अनंतनाग, जो कि कश्मीर में एक जगह है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे स्थित है। देखो 1760 ईस्वी में ये ऐसा था मार्तंड टेम्पल, ये इसकी पिक्चर आपकी दिखाई गई ऐसा था। हालांकि ये सिर्फ बनाई गई है, ड्रॉ की गई, इस टाइप का दिखता था। मगर अब 2022 में ये टेम्पल ऐसा दिखता है। तो सब कुछ टूट टाट गया, इसकी बाउंड्री टूट गई, मंदिर भी बिल्कुल टूट गया, तहस नहस हो गया। इसके ऊपर आपका क्या नाम ओवर ग्रोथ हो चुकी है। ओवर ग्रोथ का मतलब इस मंदिर पर काई लग चुकी है, एलगी लग चुकी है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ पे रहते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता, इसको कंजर्व नहीं किया गया। दूसरे इसकी बाउंड्री टूट चुकी है, यहाँ पे पीपल के पौधे उग गए, देखा होगा ना आपने, कहीं से भी पीपल का पौधा कहीं से भी उग जाता है, तो और भी कई सारी घास फूस यहाँ पे उगने लगी है।
तो इसका मतलब एक तरह से ओवर ग्रोथ बोलते हैं उसको, ओवर ग्रोथ हो गया। तो यहाँ पे तो कोई पूजा की ही नहीं जाती। तो अगर आप इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी अगर इसको प्रोटेक्टेड साइट घोषित किया गया है, तो इसमें तो कोई पूजा नहीं की गई। तो अगर इसमें अगर आगे कोई पूजा की जाती है तो उसको मान्य नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, डेड टेम्पल है। ये कहाँ पे है? अनंतनाग में है। अनंतनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, वहां पे ये है। हम आगे पिक्चर में भी जानेंगे। अभी इसकी ऐसी हालत क्यों हुई? इसकी ऐसी हालत, तो पहला जो कारण है वो कि आपका एक सुल्तान थे उस टाइम पे 1760 ईस्वी में, सुल्तान सिकंदर शाह मीरी। उन्होंने 1760 में नहीं, सॉरी, आपका 1401 में इसका क्या है, मार्तंड टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था 1401 में, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि अगर आपका यहाँ पे आने लगे एक फॉलोइंग द मैच कराने लगे, यहाँ पे लिख दे सुल्तान सिकंदर मीरी, और वहां पे एक साइड लिख दे आपका मार्तंड टेम्पल, तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए मार्तंड टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने 1401 में। तो ये है अभी की हालत इसकी खस्ता है, तो ये है। दूसरे में हम जानते हैं इसके बारे में, एक तरह का हिंदू टेम्पल है। ठीक है, इसका पूरा फुल नाम मार्तंड सन टेम्पल भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो सन गॉडेस है उसको डेडिकेटेड है, जो हमारे सूर्य देव होते हैं उसको डेडिकेटेड, इसलिए मार्तंड सन टेम्पल भी बोल जाते हैं। मार्तंड हम सन को ही बोलते हैं एक तरह से, ये कहिए। तो ये आपका कहाँ पे, अनंतनाग जो सिटी है कश्मीर वैली वहां पे स्थित है। ये आपका इसको देखा जा सकता है 8वीं शताब्दी ईस्वी में इसको देखा जा सकता है डेडिकेटेड किसको, सूर्य देव को, जो हमारे मुख्य सूर्य डाइटी है उसको ये क्या है, डेडिकेटेड है, यानी कि उनकी मूर्ति इसकी रखी गई है वहां पर। ठीक है, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था सिकंदर शाह मीरी ने। ठीक है, वहां पर उसका मास कन्वर्जन किया गया था, एग्जीक्यूशन किया गया था हिंदुओं का। ये तो आपका पहले से ही देखा आया है, जो आपके पहले सुल्तान हुए, जैसे मुगल हुए या कोई भी हुए इस टाइप का, जो आपकी मुस्लिम जो रूलर हुआ है, उन्होंने यही काम किया है कि पूरा जो है हिंदुओं का टेम्पल का सर्वनाश किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल वो नहीं बोल रहा हूँ कि एक साइड हिंदुओं की वो पक्ष ले रहा हूँ, पर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे जानोगे, बड़े बड़े लिटरेचर, जो बड़े बड़े लिटरेचर्स लिखे गए, चाहे अंग्रेजों ने लिखे हो या किसी ने लिखे हो, वहां पे आप देखोगे तो जो ये जितने भी आए, आपके मुगल साम्राज्य हुआ या आपका कोई भी सल्तनत हुई, वहां पे कन्वर्जन बहुत ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि उनकी यही मेंटेलिटी थी कि हम इन पर राज करते हैं तो पूरा जो है मुस्लिम कंट्री ये बन जानी चाहिए, हिंदू जो है कोई नहीं बचना चाहिए इनके। जब हमारा एक ही वो है कि कुरान है, ये है, तो और किसी चीज की क्या जरूरत है, तो इनको सबको जला डाला था, हमारे लिटरेचर को जला डाला और उसका कन्वर्जन किया गया जोर जबरदस्ती। तो ये हुआ एक, जस्ट ऐसे ही, मैं पार्शियल हो गया नहीं बोल रहा हूँ कि वही पार्शियलिटी कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता है। जो कलहन है, कलहन में जो राज तरंगिनी लिखी थी उसके राइटर थे, बहुत बड़े राइटर है जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेट करते हैं। तो ये जो टेम्पल है उन्हीं के टाइम में कमीशन किया गया था कलन के मुताबिक। 8वीं शताब्दी में कमीशन किया था किसके द्वारा? जो राजा ललितादित्य मुक्ता पिता थे, उनके द्वारा 8वीं शताब्दी में टेम्पल जो है आपका कमीशन किया गया था। टेम्पल का जो टॉप है वो आपका ये कहिए कि प्लेट्यू पे बना है। प्लेट्यू क्या होता है? जैसे मान लीजिए धरती है, धरती पे एक बड़ा पहाड़ है, वो इस तरह से उठा हुआ है। तो आपका ये देखिए, अब ये एक तरह से ओवरऑल प्लेट की तरह है। प्लेट क्या होती है? प्लेन होती है ना, प्लेट की तरह है। तो प्लेट्यू इसलिए बोला जाता है कि प्लेट्यू, ठीक है, मतलब प्लेट पे ही बनाया गया, हाइट पे बनाया, क्योंकि वहां पे तो पहाड़ है, वहां तो वैली है ना, तो वहां तो पहाड़ बहुत ज्यादा है, हिमालयन रीजन में आ जाता है, तो वहां तो पहाड़ होना लाजमी है। तो इसलिए वहां पे प्लेट्यू पे बनाया गया है। ठीक है, तो कश्मीर वैली में, तो ये बोला जाता है उस प्लेट्यू से पूरा कश्मीर, पूरी कश्मीर वैली दिखाई देती है, तो ये बोला गया। ठीक है, अब इसके रूइंस बचे हैं। इसका जो आर्किटेक्चर को अगर एनालाइज करें तो इसमें पाया गया है ये मिक्सचर है किसका? गांधारा जो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है, और गुप्ता के टाइम में जो गुप्ता एम्पायर था उसके टाइम में जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो, प्लस जो चाइनीज आर्किटेक्चर है, इन तीनों का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है मार्तंड सन टेम्पल में। ठीक है, तो इसके बारे में बताया, तो यही बोला है ना कि ब्लेंड, ब्लेंड मतलब मिक्सचर है कई सारी चीजों का। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जम्मू कश्मीर का मैच है, ये जो आप देख रहे हो ना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग सिटी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका टेम्पल है। ठीक है, तो ये है, मैंने यहाँ पे जो मैप डाला है ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया, अगर कुछ एक्टिविटी जैसे कि वर्शिप करना, किसी मंदिर में वर्शिप करते, इस टाइप की एक्टिविटी पहले से होती आ रही है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो और जब
इसको टेकन ओवर किया गया। टेकन ओवर किसके द्वारा? एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा टेकन ओवर किया, तो हम इसको लिविंग मॉन्यूमेंट बोलेंगे। तो लिविंग मॉन्यूमेंट समझ में आ गया। तो लिविंग मॉन्यूमेंट वो कि जिस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किसी भी आर्किटेक्चर को टेक ओवर किया और वहां पे कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो वो ऐसी लिविंग मॉन्यूमेंट बोला जाएगा। ठीक है। अगर वहां पे कोई एक्टिविटी, कोई भी आपका फुटप्रिंट देखने को नहीं मिलता किसी भी आदमी का, जरूरी नहीं वो मंदिर हो। अब मान लीजिए लाल किला है, तो लाल किले को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टेकन ओवर किया, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है उसको सही से रखना। ऐसे तो वो भी है यूनेस्को की साइट में, मगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, एएसआई की बात कर रहे हैं। अगर वो अगर जिस टाइम पे टेकन ओवर किया गया था एएसआई, अगर वहां पे कोई आदमी उसे देखने ना आता, वो टूटी फूटी कंडीशन में होता, वहां पे कोई कुत्ता भी क्या ना, वो कुत्ते की छोड़ी कोई पक्षी भी पर ना मार तो, के परिंदे पर ना मार तो वो आपका किस कैटेगरी में आ जाता? नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट में आ जाता है, यानी कि डेड मॉन्यूमेंट में आ जाता। मगर वहां पे तो उसको तो वहां पे उसको संरक्षित रखा गया है, उसको ध्यान दिया जाता है उसके ऊपर। वहां पे लोग आते जाते हैं, देखते हैं, उस मुगल आर्किटेक्चर को देखते हैं। तो अब जिस टाइम पर वहां पे उसको रिकॉग्नाइज किया गया एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उस टाइम पे क्या था, वहां पे लोग आते जाते थे, देखते थे, और बड़ा ही रोमांच पाते थे देखकर, तो इसलिए उसको लिविंग मॉन्यूमेंट में डाला गया है। तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी होनी जरूरी है जब कोई आपका बिल्डिंग को एएसआई रिकॉग्नाइज कर रही है। अगर ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो उसको डेड मॉन्यूमेंट बोल दिया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, नो एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस, अबंडेंट बिल्डिंग है तो डेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये इसमें बोला गया है। ठीक है। किसी भी चीज को जब डिफिकल्ट हो जाता है रिस्टोर करना, रिकवर करना, डिफिकल्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में आ जाएगी, वहां पे बहुत ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस केस में जैसे कि मार्तंडे टेम्पल है, इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पर ओवर ग्रोथ बहुत देखने को मिल रही है। इसका बेस्ट नोन एग्जांपल जो एएसआई का लिविंग मॉन्यूमेंट है, जैसे ताजमहल है, वहां पे नमाज पढ़ी जाती है अभी भी उस वहां पर। तो ये लिविंग मॉन्यूमेंट है, क्योंकि वहां पे नमाज की ऑफरिंग हो रही है, एक्टिविटी है ना एक नमाज। ठीक है। जैसे हम मंदिर में वर्शिप करते हैं, ऐसी वहां पे नमाज पढ़ी जाती है हर फ्राइडे को। तो ताजमहल की, जो आगरा में ताजमहल, तो आपका ये एएसआई का लिविंग मॉन्यूमेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा तस्मानिया टाइगर के बारे में। तस्मानिया की पहले तो जान ले कहाँ पे है। तस्मानिया एक पार्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया का। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप आप देख रहे होंगे ना, ये न्यूजीलैंड का मैप, ये आपका तस्मानिया हो गया। तो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे है। तो ये तस्मानिया देख रहे हो, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखो, जूम करके देखो, तो तस्मानिया ऐसा दिखेगा आपको। अब तस्मानिया ये हो गया। ठीक है। तस्मानिया की नेटिव स्पीसीज ये वाली तस्मानिया टाइगर, इसलिए इसका नाम तस्मानिया टाइगर पड़ा। दिख तो कुत्ते जैसा रहा है, मगर ये टाइगर है तो भैया टाइगर है तो टाइगर है। अब वही है कि नाम बड़े दर्शन छोटे कह सकते हो, तो मगर टाइगर है तो टाइगर है, अब क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, जो यूएस के और ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने शुरुआत की, किस चीज की शुरुआत की, प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें 15 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें 15 मिलियन का प्रोजेक्ट है ये। उसमें क्या कोशिश कर रहा है यूएस के और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट? रिसरेक्ट करना, दोबारा से किसी चीज को जीवित करना। किसको जीवित कर रहा है? ये था आपका थाईलैसिन, इसका ये जो तस्मानिया टाइगर है, तस्मानिया टाइगर जो है, इसका दूसरा नाम आपका बोल सकते हो थाइलासिन भी बोल सकते हो। थाइलासिन या तस्मानिया टाइगर, ये मार्सुपियल्स है। मार्सुपियल्स वो जिसके आपके पेट में एक आपकी थैली होती है। थैली इस तरह की, जैसे कि ये होते हैं ना, कई बस कंडक्टर होते हैं, उसका झोला जो लटका रहता है, बैग जो लटका रहता है पीठ के पास में, उसमें से वो टिकट निकालते हैं, पैसे डालते हैं, उस तरह की थैली टाइप समझते हो, जिसमें जो इनके नवजात शिशु होते हैं उन बच्चों को ये रखते हैं, क्योंकि वो चलना इतना जानते नहीं है। जैसे कि आपके कंगारू होते हैं, वो मार्सुपियल्स कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके थैली होती है, उस थैली में अपने बच्चों को रखते हैं, वो जब तक वो चलना नहीं सीख जाते, नवजात शिशु को वो रखते हैं, तो उस थैली में वो केयर कर पाते हैं अपने छोटे नवजात शिशु बच्चों की। ठीक है। तो इन्हें मार्सुपियल्स भी बोला जाता है। ये एक्सटिंक्ट हो गए थे 1930 के आसपास, 1930, 31, 32, 33, 34, 35 की ईस्वी में, 90s 30s में एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी कि विलुप्त हो गए थे। अब कोशिश ये की जा रही है, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ये $15 मिलियन लगा के की जा रहे हैं। तो जो इनका जीन, जो किसी आपका जो जीन है आपका जो इनका आपका जीन है, उसको कंजर्व करके रखा गया। अब उस जीन से क्लोनिंग करेंगे, क्लोन करके इसको तस्मानिया टाइगर को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मर गया उसको उसमें जान फूक रहे, नहीं, जो उसका जीन है उस जीन की क्लोनिंग करके दोबारा से इसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। क्लोनिंग कर रहे हैं, एक तरह से समझिए कि क्लोनिंग कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि विलुप्त हो चुका है, विलुप्त होने के कारण भी हम जानेंगे। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, दोबारा से रिंट्रोड्यूस कर रहे हैं एनिमल को, जहां इसका नेटिव प्लेस था कौन सा? तस्मानिया।
तस्मानिया, यानी कि रिवाइव कर रहे हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस होता तो ये खत्म ना होता ना। अब इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो गया तो इसलिए खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे ओवर ग्रेजिंग होने लगी, वहां पे इनका आपका वो होने लगी इलीगल, इनका वो होने लगा, क्या नाम, इल्लीगली इन्हें मारा जाने लगा। मैन और इन तस्मानिया टाइगर का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। ठीक है, इनके बहुत सारी चीजें ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से विलुप्त हो गए। तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो गया, इस वजह से ये विलुप्त हो गए। अब इकोलॉजिकल बैलेंस को ठीक तरह से कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अपने आप में पहला अटेम्प्ट है इनको रिवाइव करने का। ठीक है, इससे पहले ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी, ये पहला अटेम्प्ट नहीं है, इससे पहला अटेम्प्ट हो चुका है। 1999 में अटेम्प्ट किया गया था। ऑस्ट्रेलियन जो साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर माइकल आर्चर थे, उन्होंने शुरुआत की थी। एम्बार्क ऑन लिखा है ना, एम्बार्क ऑन मतलब शुरुआत करना, उन्होंने शुरुआत की थी एक मगर वो अनसक्सेसफुल रही, उनकी जो जर्नी थी अनसक्सेसफुल रही। एनिमल जो ये है आपका क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से दोबारा से इन्हें पैदा करने की कोशिश की गई थी, अनसक्सेसफुल रही। मगर जो इनका स्पेसिमेन है, नमूना रखा गया म्यूजियम में, उससे क्लोनिंग करने की कोशिश की गई थी। आगे बढ़ते हैं, तस्मानिया टाइगर के बारे में हम थोड़ा जान लेते। तस्मानिया टाइगर जिसे हम थाइलासीन भी बोलते हैं, ये डॉग हेडेड पाउच वो है डॉग। पाउच डॉग मतलब पाउच होता है, मैं बोला ना पाउच टाइप की कोई यहाँ पर थैली, मार्सुपियल जिसे बोलते हैं। डॉग हेडेड यानी कि डॉग की तरह इनका हेड होता है। और वो क्या है, नाम बड़े दर्शन से देखने में तो कुत्ता लगता है, मगर टाइगर जैसी स्टिप होती है इनके ऊपर, यहाँ से जहाँ से इनका कमर शुरू होती है और इसके जहाँ टेल आपकी शुरुआत हो जाती है, यानी कि कमर जहाँ खत्म हो रही है कमर शुरू है, उसके बीच में आपकी ये ब्लैक स्टिप होती है। इस वजह से थोड़ा सा ये रिजेंबल करता है आपका टाइगर से। कलर भी टाइगर जैसा है, यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, मगर कुत्ते जैसा दिखता है। हाइट भी कुत्ते जैसी दिखती है। ठीक है, और ब्लैक वैक सब इस तरह से, तो इसलिए इसलिए डॉग हेडेड भी है। ठीक है, कार्निवोरस है, कार्निवोरस मार्सुपियल, यानी कि सिर्फ ये आपका मांस ही खाता है, मगर ये एक्सटिंक्ट हो गया, दुख की बात ये है। अब इसके फीचर्स थोड़े जान लेते हैं। कुत्ते की तरह थोड़ा सा रिजेंबल करता है, इसके ऊपर डार्क स्ट्रिप्स होती है रियर पार्ट में, यानी कि जो ये रियर पार्ट आपको दिख रहा है इसमें डार्क स्ट्रिप देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। एब्डोमिनल में पाउच होता है, यानी कि पेट में इसके पाउच होता है, एक्सटिंक्ट हो गया। ये थाइलासिन जो है डाइड हो गए और लगभग 80 साल हो गए इन्हें। ठीक है, तस्मानिया जो होबार्ट जू है 1936 में इन्हें देखा। होबार्ट जू कहाँ पर, होबार्ट ये रहा आपको यहाँ पर होबार्ट जू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या, केवल ये मैमल है जो एक्सटिंक्ट हो गया तस्मानिया में, और जब यूरोप का सेटलमेंट हो गया, ये कुछ ऐसा बोला गया। अब ये एक्सटिंक्ट क्यों हुए, क्योंकि इनको कन्फाइन करके रखा गया काफी टाइम तक, इनका जो इनकी नेचुरल हैबिटेट है वो नहीं मिल पाई, तो इसलिए डेथ हो गई। डिसअपियर हो गए, मेनलैंड जो ऑस्ट्रेलिया वहां से डिसअपियर हो गए थे 2000 साल पहले एक तरह से। मगर इनको कैप्टिविटी में रखा गया, जो लास्ट कैप्टिविटी में जो मरा वो आपका 1930-35 में मर गया था। ठीक है, अब रीजन क्या है, ओवर हंटिंग होने लगी, हंटिंग ज्यादा होने लगी, तो डिसीज भी फैली, जिसकी वजह से ये आपका मर गए। और इन्हें कंपटीशन देखने को मिला डिंगो। डिंगो एक तरह का वाइल्ड डॉग है, ऑस्ट्रेलिया का ही नेटिव है, ये है आपका डिंगो। डिंग डोंग नहीं, डिंगो। ठीक है, डिंगो डॉग है, इससे भी इसका कंपटीशन देखने को मिला। तो जब एक तरह की दो स्पीशीज होगी तो भाई किसी ना किसी को जिंदा है ना, फिटेस्ट जो फिट है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये मार पाट के इसको खा गए, तो ये सब हुआ। थाइलासिन जो है आपका प्रोसेक्यूटेड किया गया, इन्हीं को बांध के मार के पीटा गया। ठीक है, इनका ये सीप को थ्रेट हुआ, क्योंकि जो किसान सीप यानी भेड़ को पालते थे अब उसको खा जाते थे, क्योंकि तो कार्निवोरस है। तब जब सीप खाने भेड़ को खा जाने लगा ये, तब वो जो किसान थे वो इसको मारने लगे, मार मार के मुझे अधमरा कर दिया, यानी मार दिया, तो इस वजह से भी इनको हुआ। अब दोबारा से सीप का रीइंट्रोडक्शन हुआ 1824 में, तो इसलिए फिर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला जो वहां पे रहते थे और थाइलासिन के बीच में। हंटिंग इनकी की जाने लगी, म्यूजियम में रखा जाने लगा, जू में रखे जाने लगा, तो ये सब कुछ कारण थे, इसकी वजह से ये हुआ। अब अगला आर्टिकल हमारा मोहनजोदारो जो यूनेस्को साइट है आपकी, ये आईवीसी है। ठीक है, ठीक इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब ये न्यूज में क्या है, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, सिंध है, वहां पे आपका बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है। बारिश से आपका 1/3 पाकिस्तान आपका एक तरह से तबाह हो गया, डूब गया बारिश में। ठीक है, इतनी ज्यादा बारिश देखने को मिली। ठीक है, लगभग वहां 800 mm इस बार बारिश देखने को मिली है।
ठीक है। तो वो सिंध में बलूचिस्तान में ये है, और आप ये जानते हैं सिंध में मोहनजोदारो, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिला हुआ है। तो ये एक तरह से काफी हद तक तबाह हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी तबाह सी हो गई है। तो जो ये माउंड है, ठीक है, ये ढेर है, माउंड है ना, इसे माउंड ऑफ डेड भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मरे हुओं का एक तरह से ढेर, क्योंकि यहाँ पे जो अस्थियां है लोगों की वो दफनाई गई इस तरह से, जैसे कि बुद्धा स्तूपा है, क्यों बुद्धा की अस्थियां वहां पे दफनाई गई ना, स्तूपा। तो ये भी एक तरह का स्तूपा है, माउंड ऑफ डेड है। तो ये सब तबाह हो गए, इनकी बाउंड्री गिर गई है, तो क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई। तो ऐसा तो यानी बहुत पक्के वो बने हुए हैं, तो ऐसी कई सारी चीज तबाह हुई, जो ग्रेट बात था वो तबाह हो गया। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे ये बोला ना, एट थ्रेट फ्रॉम पाक मानसून, जो 5,000 साल ओल्ड हेरिटेज है मोहनजोदारो की, वो आपका क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो तबाह होने की कगार पे है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा पढ़ते, 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में बहुत तेज बारिश हुई, लगभग 800, यहाँ 780, मान लीजिए 780 बारिश हुई आपकी। इस वजह से ये इस साइट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, कह रहा है कंसिडरेबल डैमेज टू द साइट, पार्शियली फॉलन ऑफ द सेवरल वॉल्स, यानी कि बहुत सारी वॉल्स काफी हद तक गिर गई है, जिनको प्रोटेक्शन देती थी, किसको, जो आपकी स्तूपा डोम थी, ये डोम है ना, इसको प्रोटेक्शन दी थी, वो दीवारें गिर गई है। आप साइड में दीवारें देख रहे होंगे, दीवारें गिर गई है, क्योंकि इसको सपोर्ट दी हुई थी, अब ये सपोर्ट नहीं रही, तो अब जल्दी ये भी गिर जाएगा आने वाली मानसून में। जैसे कि मुनेर एरिया हो गया, स्तूपा हो गया, ग्रेट बात हो गया, बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बैडली अफेक्ट, ये बैडली अफेक्ट हुआ है नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपका। ठीक है, अब ये मोहनजोदारो के रूइन बचे हुए, अब इनको क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उससे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो डर यही लग रहा है, क्योंकि जब ये रूइन हो गए, मतलब ये डैमेज ही हो गए, तो अब इसको क्या कंजर्व करोगे, जब पूरा डैमेज ही हो गया काफी हद तक। तो इस वजह से ये डर सताया जा रहा है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से ये निकाल दिया जाएगा। अब जो ऑथोरिटीज है सिंध की, उनको बोला गया है कि भैया इसको जल्दी रिकवर करने का, कंजर्व करने का काम शुरू किया जाए। ठीक है, ये इसमें बोला गया। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, यहाँ पर पहले वेब देख लीजिए, मैप देख लीजिए। जब आपकी मैच्योर फेज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसका मैप है, यहाँ पर हड़प्पा हो गया, यहाँ पर मोहनजोदाड़ो हो गया, कोट डीजी हो गया, गाजी शाह हो गया आपका, ये सब आप देख रहे होगे। ठीक है, नौशेरा हो गया, ठीक है, पठानी दाम हो गया, ठीक है, इंडस रिवर यहाँ पर देख रहे होगे आप। ठीक है, कालीबंगा हो गया, बनवाली हो गया आपका, लखीम लखीमीर वाला हो गया, रोपड़ हो गया, मांडा हो गया। ठीक है, ये आमरी हो गया, चौदार हो गया, ठीक, ये सब आप देख लो, बालाकोट, धोलावीरा, सुक्ता जेंडर हो गया, कुंतासी हो गया, लोथल, सोमनाथ, ये सब आपकी कौन सी साइट है, ये सब आईवीसी की साइट है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। ठीक है, अब जो मोहनजोदारो की जो साइट है, वो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर लिटरली शाब्दिक अर्थ जाने तो माउंट ऑफ डेड, जो मैं पीछे बता चुका हूँ, ये आईवीसी की आपकी इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, यहाँ पे ये सूट का जेंडर, अब जो आईवीसी है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई देखने को मिलेगी आपको, ये फैली हुई देखने को सूट का जेंडर से आपका बलूचिस्तान, जो कि बलूचिस्तान में राखी गढ़ी तक, जो कि हरियाणा में, ये देख रहे हैं ना आप, सूट का जेंडर कहाँ पे है, सूट का जेंडर ये रहा आपका, सूट का जेंडर से आपका, यहाँ से आपका राखी गढ़ी तक देखने को मिलेगी, ये इतना फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सब देखने को मिलेगा। और आप अगर यहाँ पर देखें, मांडा जो कि जम्मू में, और देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में, मांडा से देमाबाद तक देखने को मिलेगी। यहाँ पे मांडा ये रहा, ठीक है, जम्मू में, और देमाबाद यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे देमाबाद देखने को मिलेगा, तो ये इतना फैला हुआ था। ठीक है, अभी क्या है, लोथल में भी है, धोलावीरा में, गुजरात में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लोथल ये रहा, ठीक है, धोलावीरा ये रहा, तो ये आपको गुजरात के पोर्शन में देखने को कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगा ये रहा राजस्थान का पोर्शन, यहाँ पे आपको इसकी साइड देखने को मिल जाएगी। अब मोहनजोदारो किस वजह से ज्यादा फेमस है, ये ब्रॉन्ज एज में आते, ब्रॉन्ज एज कब से कब तक थी, 3300 से 1200 बीसी तक ब्रॉन्ज एज थी। ये अर्बन सिविलाइजेशन थी इस टाइम पे, यानी कि पूरी आपकी अर्बन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी मोहनजोदारो की। ये इंडस वैली में आपकी फ्लोरिश हुई, जो कि आपकी 3300 से 1300 के बीच में रही। ये मैच्योर फेज कहलाती है, मैच्योर फेज ये कह ली 2600 से 1900 के बीच में आपकी मैच्योर फेज कहलाई। ठीक है, अब इसका डिक्लाइन क्यों देखने को मिला, क्योंकि आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से कैटास्ट्रोफिक आपके इफेक्ट देखने को मिले, जिसकी वजह से आपका आपका सेकेंड मिलेनियम बीसी में इसका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, अब एक्सकेवेशन इसका कब हुआ था, एक्सकेवेशन इसका 1920 में स्टार्ट किया गया, और कब तक एक्सकेवेशन चलता रहा, 1964-65 तक एक्सकेवेशन इसका चलता रहा, और ये बोला जाता है अभी तक इसका बहुत ही कम पार्ट आपका एक्सकेवेट किया गया है। ठीक है, और किसने एक्सकेवेट किया था, राखल दास बनर्जी ने ये एक्सकेवेट किया था 1922 में पहली बार, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। फीचर्स तो आप पढ़ ही चुके हैं, पर फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है यहाँ पे। आपका जो स्ट्रीट्स का व्यू है वो ग्रिड व्यू आपको देखने को मिलेगा ऐसे 90 डिग्री पे, इस तरह से स्ट्रीट 90 डिग्री ग्रिड व्यू पे देखने को मिलेगी। ब्रिक्स आपका यूज की गई है। पेवमेंट जो आपके होते हैं वो ब्रिक्स से बने हुए हैं। ठीक है, और आपका सब वाटर सप्लाई आपका जो है बहुत डेवलप था। ड्रेनेज सिस्टम काफी डेवलप था, और जो सीवेज कवरेज था वो भी आपका बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया था। मतलब जैसे कि आजकल तो बहुत ही डेवलप करने की कोशिश की जाती है, मगर उतना डेवलप नहीं है। सच में पूछो तो आज का जो सीवेज है, ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई जितना कि मोहनजोदारो के टाइम में था। होम्स में ही आपके घरों में ही टॉयलेट बने होते। देखो, सोच के देखो, आज लोग खेतों में जा कहते हैं कि मेरा तो पेट साफ खेत में ही हो गया लाली। तो वो सिस्टम नहीं था। उस टाइम पे घरों में ही आपके टॉयलेट बने हुए थे। तो हमें सीखना चाहिए। जो हमने यहाँ पे लोगों को मूवी बनाने की इसकी जरूरत पड़ रही है आज के टाइम में, जो इतना डेवलप हो चुका है इंसान, फिर भी उस टाइम पर आपका 5,000 साल पहले, 3,000 साल पहले लोगों ने घरों में ही, मोहनजोदाड़ो के टाइम में घरों में ही टॉयलेट बने थे। ग्रेट गैंडी देखने को मिलेगी, तो गेहूं को जहाँ पे स्टोर करते थे और जहाँ पे सब लोग नहाते थे, ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा। और ये बोला जाता है 30,000 से 60,000 रेजिडेंट वहाँ पे रहते थे। और जो सोशल सिस्टम था बहुत ही आपका वेल डेवलप था, वेल ऑर्गेनाइज था। 1980 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, अब इस साइट के बारे में जान लेते हैं। जो इंडिया में साइट है, लगभग 3691 मॉन्यूमेंट्स और साइट आपके इंडिया में देखने को मिलेगी, जिसमें से 40 को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, जिसमें से ताजमहल, अजंता केव, एलोरा भी आपकी आती है। और नेचुरल साइट्स की अगर बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि बिल्कुल नेचुरल साइट इंक्लूड की गई है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, हड़प्पा जो सिटी आपकी धोलावीरा गुजरात में, हड़प्पा सिटी, ठीक है, धोलावीरा जो है गुजरात में, ये 40वीं आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 39वीं की बात करें तो रामप्पा टेम्पल जो कि आपका तेलंगाना में। काजी जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो सिक्किम में है, ये आपकी वर्ल्ड की इंडिया की पहली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। ठीक है, अगला आर्टिकल और लास्ट का आर्टिकल हमारा इनकोवैक इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन के बारे में। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा जानना नहीं, बस इतना ही जानना है। ये आपकी किसने, भारत बायोटेक ने इजाद की है, किसके साथ मिलकर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और आपकी जो यूके की एक वो है इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ मिलके इसको बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये कोड नेम समझ लो इसका, ये हमें पढ़ने की और याद करने की जरूरत है। CHAD36 सारस COVS कोविड 19, ये इस तरह कोड नेम होगी इस तरह। ये रिकॉम्बिटेंट नेशनल वैक्सीन है। रिकॉम्बिटेंट उसे बोलते हैं, यानी कि जो किसी ऑर्गेनिज्म को डिनोट करता है, जैसे कि आपका ऑर्गेनिज्म हो गया, सेल हो गया, या जेनेटिक्स मटेरियल हो गए, जो कि फॉर्म किया है रिकॉम्बिनेशन से, किसी चीज के रिकॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है, उसे रिकॉम्बिटेंट आपका बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉम्बिटेंट नेशनल वैक्सीन, नेशनल मतलब जो नाक से डाली जाती है, नाक से दी जाती है, इसे CDS को SCO ने अप्रूव कर दिया। ये प्राइमरी इम्यूनाइजेशन होगा एक तरह से आपका कोविड 19 के अगेंस्ट, किसमें, 18+ यानी कि एडल्ट्स में ये आपका दिया जाएगा, एडल्ट्स को दिया जाएगा। इंडिया की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन है ये। ठीक है, इसको नाम किया गया आई इनकोवैक बोल सकते हो इसको, जो कि स्टेबल कितने पे, 2 से 8 डिग्री में, यानी कि फ्रिज में रखनी पड़ेगी। ठीक है, आसानी से स्टोर किया जा सकता है इसको। ठीक है, अब रिकॉम्बिटेंट वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। रिकॉम्बिटेंट वैक्सीन एक तरह के प्रोटीन होते हैं, डीएनए को रिकॉम्बिटेंट होता है। डीएनए क्या होता है, प्रोटीन ही होता है ना हमारा। ठीक है, वही है। इसका यूज ये है, इसमें जो आपके जम्स जैसे कि प्रोटीन, शुगर, कैप्सिड, ये इस टाइप से यूज की जाती है, उस तरह का इससे कवर प्राप्त, बहुत ज्यादा इसमें जानने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।